ट्रंप नरम बाजार गरम। 2 दिनों से ट्रंप की नरमी की वजह से बाजार में दिखी है तगड़ी उछाल और शानदार तेजी। आइए इसी दौर में शामिल करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की और भारतीय बाजारों की जानी मानी विशेषज्ञ फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और चेयरपर्सन देवीना मेहरा जी से करते हैं मुलाकात। देवीना जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सिचुएशन के हिसाब से बताएं, क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि युद्ध का खत्म हो गया है या फिर वर्स्ट इज बिहाइंड अस? दोनों, युद्ध के लिहाज से और बाजार के लिहाज से, क्या ये सब मानना समझना ठीक है? देखिए, युद्ध के लिहाज से तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस से वार्ता होती है उसमें हर 2 मिनट 3 मिनट पे अलग अलग आपको चीजें सुनने को मिलती है। तो इसलिए ये कहना तो मुश्किल है कि युद्ध में क्या होगा, क्योंकि जो मेन एक तरह से निर्णय लेने वाले हैं वो क्या करेंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है। और आप वैसे देखें तो कई चीजें तो मैं कहूंगी हास्यास्पद है कि आप जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो सैंक्शन हट गए हैं रशिया के तेल से भी और ईरान के तेल से भी। तो ये किस प्रकार का युद्ध है जहां आपने जो पहले सैंक्शन थे वो अब हटा लिए हैं, एटलीस्ट अभी बोल रहे हैं 30 दिन के लिए या जो भी है। और वो बहुत सारा तेल का व्यापार चाइनीज करेंसी में हो रहा है, तो ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। अ, लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, ये शायद मुझे याद नहीं, मैं आपके चैनल पे युद्ध शुरू होने के बाद आई थी कि नहीं। तो ये जो आंकड़े हैं, हमने 2022 में ये एनालिसिस किया था जब रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे तनाव बढ़ रहा था। इस बार तो पहले से कुछ इंडिकेशन ही नहीं था, क्योंकि ईरान से बातचीत चल रही थी और पहले ही दिन वो बॉम्बिंग में आपने स्कूल से ही शुरुआत कर दी। लेकिन रशिया यूक्रेन के टाइम थोड़ा सा समय था, उस समय वो एनालिसिस किया था, 50-55 साल देखे थे कि जो भी बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट हुए, दोनों गल्फ युद्ध हुए, अफगानिस्तान 9/11 हुआ, यूएस ने लिबिया को बॉम्ब किया, वो सब चीजों में हमने एक ही चीज पाई थी कि अ, बाजार उस चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिस समय वो चीज स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उस समय सभी बाजारों में बहुत उथल पुथल रहती है। लेकिन 6 महीने बाद और बहुत से बहुत 1 साल बाद वो सब चीज भूल चुके होते हैं, जबकि वो युद्ध चाहे चालू हो। आप देखिए ना, रशिया यूक्रेन के युद्ध को 4 साल से ज्यादा हो गए, युद्ध तो बंद नहीं हुआ, लेकिन अब बाजार में वो चीज कोई इतना महत्व नहीं रखती है कि वो युद्ध चल रहा है। तो हमने तो 50-55 साल का एनालिसिस किया था। अभी फाइनेंशियल टाइम्स ने सन 1900 से शुरू किया, तो उसमें दोनों विश्व युद्ध भी आ गए। और उनका भी जो निष्कर्ष था वही था कि जियोपॉलिटिकल इवेंट से आप रिएक्ट मत करिए कि ये मतलब विश्व युद्ध से बड़े क्या हो सकता है। जो दूसरे विश्व युद्ध में तो आप समझिए दुनिया की 3% आबादी तो मारी गई, और आप वैसे देखिए तो कितने लोग और इम्पैक्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद खाली जो मार्केट्स इम्पैक्ट हुए वो दो हारे हुए देश थे, जर्मनी और जापान। उनके बाजारों पर नेगेटिव असर पड़ा, लेकिन उसके अलावा बाजारों पे इतना असर नहीं पड़ा। जो बाजारों में बड़े क्रैश आए हैं वो जियो पॉलिटिक्स के कारण नहीं आए, चाहे 1929 का डिप्रेशन हो, चाहे वो 2000 के लगभग वाला टेक क्रैश हो, या 2008 के बाद का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो वो सब अन्य कारणों से आए हैं। जियोपॉलिटिक्स के कारण भारतीय बाजारों में बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि हाँ, हमको नुकसान तो होगा अगर वो तेल के भाव ऊपर रहते हैं, या इवन अभी आप देखें तो लगभग $50 बिलियन आते हैं गल्फ के देशों से, जो हमारे वहाँ लोग काम कर रहे हैं वो वापस रेमिटेंस भेजते हैं, तो कुछ हद तक बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो कुछ प्रेशर आएगा। लेकिन बाजार के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि आपको बाजार से निकल जाना चाहिए या एसआईपी रोक देना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि इक्विटी एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो का 100% नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहिए, कि जब वो अपमूव आता है वो बहुत शार्प होता है। और ये आंकड़ा मैंने कई बार दिया होगा कि अगर आप 40-45 साल में 10 सबसे अच्छे दिन नहीं निवेशित हैं, तो आपका अ, अ, 2/3 रिटर्न निकल जाता है। और आप अगर कोविड जैसा भी टाइम देखें, उस समय मार्च में ही लो बना था, और मुझे याद है मार्च 23 को हमने ट्वीट किया था कि अब
वापस जाने का वक्त है और मार्च 23 से 30 अप्रैल तक मार्केट 30% चल चुका था। तो वो आपको अगर मैं उस समय न्यूज़ के हिसाब से बताती कि आगे क्या खबरें आने वाली हैं, तो खबरें तो बहुत टाइम तक बहुत खराब थी। कोविड में लिटरली कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसके अलावा आप देखें अगर अ, कॉरपोरेशंस के लिहाज से तो एयरलाइंस, ऑटो, रिटेल, होटल सबका बिजनेस ज़ीरो हो गया, जो शायद कभी ना हुआ हो कि रेवेन्यू लगभग ज़ीरो पे आ जाए, उसके बावजूद भी बाज़ार चले। तो वो कहना मुश्किल होता है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है आपको बाज़ार में बने रहना चाहिए, लेकिन देखिए कि कहाँ पर निवेशित है, कहाँ होना चाहिए, वो एक अलग प्रश्न है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा युद्ध को लेकर सिचुएशन। युद्ध का तो खैर कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बाज़ार के लिए शायद बुरा वक्त पीछे छूटता हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये देवेंद्र जी का मानना है। देवेंद्र जी, क्या अब एक तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि पैसा लगाने में लेट तो नहीं हो गए, मार्केट 2 ही दिन में इतना चल गया। दूसरी तरफ ये लगता है कि अभी भी अनिश्चितता पूरी ख़त्म नहीं हुई है, तो क्या करना चाहिए? नया निवेश करने के लिए इंतज़ार करें, या अब ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलेगा लाइफ में, लगा ही लेना चाहिए पैसा? देखिए, अनिश्चितता तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होती है। जब मैं रिसर्च के लिए भी जब मैं खाली फ्रेशर्स को हायर करती थी, तो सबसे मुश्किल चीज़ जो फ्रेशर्स को सिखानी होती है कि आपकी पूरी शिक्षा में है कि इस प्रश्न का एक ये उत्तर है। लेकिन बाज़ार में आपको हमेशा उस समय निर्णय लेना पड़ेगा जब पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जब आगे की बात आपको नहीं मालूम है, आप एक तरह से प्रोबेबिलिटी खेल रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं कहूँगी कि निवेशित रहना ही बेहतर है, क्योंकि आपको मालूम नहीं रहता, वो जो मैं बोल रही हूँ 10 सबसे अच्छे दिन, वो अधिकतर तेज़ी में नहीं आते हैं। वो तभी आते हैं जब आपके मन में ये प्रश्न होते हैं कि बाज़ार से निकल जाएँ या बने रहें, निवेश करें या नहीं करें। जब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, वो तब होती है जब बाज़ार में पैसा लगाना बहुत आसान लगे। जैसे 2024 के पहले 8-10 महीने में लगता था कि 30% 35% कंपाउंडिंग तो लगभग जो शेयर छुओ उसी में आ जाती है। तो तब आपको सतर्क रहना चाहिए। अभी निवेशित रहना चाहिए, लेकिन इक्विटी में हमेशा आप वही पैसा लगाएँ जो आपको 8-10 साल नहीं चाहिए, ये भी मैं कहूँगी। ऑफ कोर्स रिस्क भी कुछ हमारे इंटरनल बाज़ार से रिलेटेड भी हैं। कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था ये अ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर, कि उसमें अब हमारे लगभग अ, 1.1 लाख करोड़ वहाँ आउटस्टैंडिंग है। उससे भी ज़्यादा थोड़ी चिंता की ये बात है कि जो 10 सबसे ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ये बोरोइंग है, उसमें खाली 4 ही ऐसे हैं जो निफ्टी 50 में हैं। तो एक तो अगर आप मतलब रिलायंस या एचडीएफसी आपने लेवरेज लेके लिया है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर आपने उसमें मतलब वो 10 में कई डिफेंस स्टॉक्स हैं, या पतंजलि फूड है जो जिसमें जो बोरोइंग है वो उसके डेली वॉल्यूम का 7 गुना है, या नज़ारा है जो जहाँ बोरोइंग उसके डेली वॉल्यूम का 12 गुना है। तो वो सब थोड़ा-सा जो खासकर स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें अगर भाव गिरा और लोगों के वो बोरोइंग का मार्जिन मीट करने के लिए वो शेयर बिकने लगे, तो वो एकदम स्पाइरल कर सकता है नीचे की तरफ। तो पर ये सब चीज़ें जैसा मैंने कहा, ये सब बहुत सारी चीज़ें तो शॉर्ट टर्म की होती हैं। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाके लॉन्ग टर्म देखें, जैसे मैंने कहा, अगर आप पहले हमेशा का ये आंकड़ा है कि मुझे उसका अपवाद ही नहीं मिला कि 6 महीने 1 साल बाद बाज़ार में उसका इम्पैक्ट नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए। अ, फिर ऐसे में किस तरह के सेक्टर्स निवेश के लिए रहेंगे आकर्षक, कहाँ पैसा लगाएँ? कि अभी हमने बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं किया है, जहाँ हम पहले निवेशित थे, फार्मा, हेल्थ केयर वो अभी थोड़ा बेहतर कर भी रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं कि अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, तो वहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, पर वहाँ भी हम लोग ओवरवेट ही हैं। और बाकी काफ़ी कुछ तो स्पेसिफिक स्टॉक पिक होते हैं, जैसे एफएमसीजी में या केमिकल में या कैपिटल गुड्स में। तो उसी तरह से हमारा काफ़ी डाइवर्सिफाइड बास्केट रहता है। 50 से 60 स्टॉक रहते हैं। यही हमारा स्ट्रैटेजी है कि पहले आपको रिस्क मैनेज करना है। ये नहीं कि आपने सो कॉल्ड कहा मेरे को इसमें हाई कन्विक्शन है और इसमें मैं अपने पोर्टफोलियो का 10% डाल दूँगी, उस तरह का हमारा चुनाव नहीं होता है।
तो हमेशा हम लोग सेक्टर एक्सपोजर भी एक दायरे में रखते हैं और स्टॉक एक्सपोजर भी। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय पैसा लगाने की। देवीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से युद्ध, बाजार और निवेश के मौक़ों पर बेहद साफ साफ राय हमारे दर्शकों को दिए, मार्गदर्शन दिया। शुक्रिया आपका।